आज हम चर्चा करेंगे अमेरिकी कांग्रेस जो अमेरिका की व्यवस्थापिका है उसके सदन प्रतिनिधि सभा की। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में देखा था कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्था की आवश्यकता पर लगभग एकमत थे और अमेरिका में उपनिवेश काल में भी अधिकांश राज्यों में द्विसदनात्मक प्रणाली को ही अपनाया गया था। और चूंकि संघात्मक व्यवस्था वहाँ का संघात्मक संविधान है ना, संघात्मक व्यवस्था है वहाँ की, तो संघात्मक व्यवस्थापिका को अपनाने के कारण ही द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाना आवश्यक था। अतः इस बात पर सहमति थी कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के 2 सदन होने चाहिए, लेकिन इस बात पर विवाद था कि व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के निर्माण के आधार क्या होने चाहिए। अमेरिकी संघ की बड़ी इकाइयों द्वारा इस संबंध में जनसंख्या के आधार को अपनाने पर बल दिया, जिसमें बड़ी इकाइयों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके, लेकिन छोटी इकाइयों द्वारा व्यवस्थापिका के दोनों ही सदनों का निर्माण संघ की सभी इकाइयों की समानता के सिद्धांत पर करने पर बल दिया। अतः अंत में संघ की बड़ी इकाइयों और छोटी इकाइयों के बीच इस संबंध में एक समझौता संपन्न हुआ और जिसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका यानी कि कांग्रेस के निम्न सदन प्रतिनिधि सभा का निर्माण जनसंख्या के आधार पर हो, लेकिन उच्च सदन सीनेट के निर्माण में इकाइयों की समानता के सिद्धांत को अपना जाए, है ना, अर्थात छोटी बड़ी सभी इकाइयों को इसमें समान प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। तो जो प्रतिनिधि सभा थी उसमें उसका जो निर्माण किया गया वह जनसंख्या के आधार पर किया गया। हम देखते हैं प्रतिनिधि सभा की रचना कि प्रतिनिधि सभा की रचना किस प्रकार से की गई थी। देखिए, अमेरिकी कांग्रेस के दोनों ही सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, लेकिन कांग्रेस का लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सभा ही है। उसका क्या कारण है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा का ही गठन होता है, सीनेट का गठन तो संघीय आधार पर किया जाता है। और इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होता है ना। सीनेट का कार्यकाल तो 6 वर्ष का हुआ, इसका कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होता है और इसके सदस्यों पर जनता के विचारों की अधिक और तत्कालिक प्रक्रिया होती है और वे उसी के अनुरूप आचरण भी करते हैं। तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण प्रतिनिधि सभा में बड़े राज्यों को अधिक और छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व मिलता है। प्रतिनिधि सभा में जैसे अब न्यूयॉर्क में आप देखिए तो न्यूयॉर्क में 43 न्यूयॉर्क से प्रतिनिधि चुन के आते हैं, लेकिन अलास्का, डेलावेयर, नेवादा, व्योमिंग उन राज्यों से केवल एक एक प्रतिनिधि ही चुनकर आता है। तो जो इसकी रचना है ना, उसके बारे में संविधान में लिखा है कि प्रतिनिधि अनेक राज्यों में उनके अनुपात के अनुसार बांटे जाएंगे। जो इंडियन टैक्स नहीं देते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा और 30,000 व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि लिया जाएगा, परंतु प्रत्येक राज्य से कम एक प्रतिनिधि अवश्य लिया जाएगा। तो प्रारंभ में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या थी 65, है ना, लेकिन नवीन राज्यों के अमेरिकी संघ में प्रवेश करने के पश्चात संख्या बढ़ गई और 1929 में मतलब बढ़ती चली गई और अब 1929 में निर्मित और 1941 में संशोधित जो पुनर्निर्धारण एक्ट था उसके अनुसार इसकी सदस्य संख्या हो गई है 435। तो मूल संविधान में 30,000 मतदाताओं के लिए एक सदस्य चुनने की व्यवस्था की गई थी, परंतु जनसंख्या के निरंतर वृद्धि होने के कारण 4,45,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निश्चित किया गया और मूल संविधान में की गई ये व्यवस्था अब तक बनी हुई है कि अमेरिकी संघ की प्रत्येक इकाई द्वारा प्रतिनिधि सभा के लिए एक प्रतिनिधि अवश्य ही निर्वाचित किया जाएगा, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी ही कम क्यों ना हो। योग्यताएं क्या होनी चाहिए प्रतिनिधि सभा की, तो बताया गया है कि उम्मीदवार 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह कम से कम 7 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हो और इस संबंध में उसके लिए अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है। पर संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई नागरिक या सैनिक पदाधिकारी भी नहीं होना चाहिए, कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी वह उस राज्य का निवासी हो जिस राज्य से वह प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ना चाहता है। और वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों में ये परंपरा स्थापित हो गई है कि उम्मीदवार न केवल उस राज्य का होना चाहिए बल्कि उसके निर्वाचन क्षेत्र का भी निवासी हो जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है, और इसको वहाँ पे स्थानीयता का नियम रहते हैं, कहते हैं कि जो उम्मीदवार है वह स्थानीय होना चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं प्रतिनिधि सभा का चुनाव कैसा होता है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य भारतीय लोकसभा की भांति ही वयस्क मताधिकार के आधार पर एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं, है ना,
और पहले संयुक्त राज्य में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन 1920 में किए गए संविधान के 19वें संशोधन द्वारा उन्हें मताधिकार प्रदान किया गया है। और 1964-65 में नागरिक मताधिकार अधिनियम पारित करते हुए अशिक्षित जो हब्सी थे, है ना, उनको भी मताधिकार प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार वहाँ पर लिंग तथा रंग पर आधारित सभी जो भेदभाव है वो समाप्त कर दिए गए हैं। 26वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार जब अमेरिका में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक स्त्री और पुरुष को मत का जो अधिकार है वह प्राप्त है। मतदाता बनने के लिए यह जरूरी है कि वह व्यक्ति उस राज्य में कुछ समय तक तो रहा हो। वह अवधि विभिन्न राज्यों में 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की हो सकती है और पागल दिवालियों को मताधिकार से वंचित किया गया है। कार्यकाल हम देखें तो जैसा कि हमने पहले भी इसको बताया था कि प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष का है और इस निश्चित अवधि को न तो कम किया जा सकता है और न ही बढ़ाया जाता है ना, बढ़ाया जा सकता है। और प्रतिनिधि सभा की अवधि उसको अवधि से पूर्व विघटित भी नहीं किया जा सकता है। तो कार्यकाल 2 वर्ष का हुआ और अवधि से पूर्व इसको विघटित भी नहीं किया जा सकता। जहाँ तक वेतन का सवाल है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट का ही समान सही है कि $1,33,600 वार्षिक वेतन मिलता है और उसके अतिरिक्त उन्हें क्लर्क, स्टेशनरी, कार्यालय इसके अलग से भत्ते मिलते हैं और यात्रा का जो खर्चा है वो भी अलग से मिलता है। इनकी गणपूर्ति भी कहते हैं कि कुल सदस्यों का जो बहुमत है वो सदन की गणपूर्ति करता है। अधिवेशन हम देखें कि अमेरिका में 20वें संशोधन के अनुसार कांग्रेस का प्रतिवर्ष एक अधिवेशन अवश्य होगा और यह कब शुरू होता है? 3 जनवरी की दोपहर से प्रारंभ होता है। वैसे कांग्रेस के दोनों जो सदन हैं उनका अधिवेशन उस समय तक चलता रहता है जब तक कि उसके सदस्य अधिवेशन के लिए स्थगन के लिए मत न दे दें, है ना, सदस्य न कह दें कि भाई इसको स्थगित कर दिया जाए। दोनों सदनों का अधिवेशन एक साथ स्थगित होता है यदि दोनों सदन एक ही तिथि पर स्थगन के लिए सहमत न हो और राष्ट्रपति भी स्थगन की जो तिथि है कि वे वापस कब होगा अधिवेशन वो निश्चित करता है। राष्ट्रपति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए दोनों सदनों का विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। तो अधिवेशन के लिए हमने देखा कि भाई वर्ष में एक अधिवेशन तो जरूरी है और दिनांक इसकी फिक्स है कि 3 जनवरी दोपहर को शुरू होता है अधिवेशन। इसी के साथ वहाँ पर एक प्रथा है, जेरीमेंडरिंग की प्रथा जिसको कहते हैं अमेरिका की, कि प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित ये प्रथा जेरीमेंडरिंग है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं और चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण अमेरिका के राज्य विधानमंडलों का उत्तरदायित्व है। तो व्यवहार में सत्ताधारी दल चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार से करते हैं कि विरोधी दल के जो समर्थक हैं उनकी संख्या को थोड़े से चुनाव क्षेत्र के अंदर सीमित कर दिया जाए, है ना, सत्ताधारी दल का मतलब बहुमत हो जाए उससे, और अपने समर्थकों को अधिक से अधिक क्षेत्रों में इस प्रकार फैला दिया जाता है कि थोड़े थोड़े बहुमत से भी अधिक संख्या में उनके उम्मीदवार जीत जाएं, है ना। और 1824 में एल्ब्रिज जेरी जो मैसाचुसेट्स के गवर्नर थे उनके द्वारा इस प्रथा को चालू किया गया था और उन्हीं के नाम पर इसको जेरीमेंडरिंग कहा जाता है। तो जेरीमेंडरिंग की प्रथा सत्ताधारी दल द्वारा एक तरह से सत्ता के दुरुपयोग का एक उदाहरण है और इसके कारण प्रतिनिधि सभा का गठन दोषपूर्ण हो गया है। जेरीमेंडरिंग प्रथा ने प्रतिनिधि सभा के गठन को दोषपूर्ण कर दिया है कि जेरीमेंडरिंग की दृष्टि में रखते हुए बियर्ड ने लिखा है कि प्रतिनिधि सभा राजनीतिक विचारों का सही दर्पण नहीं है ना, क्योंकि वो अपने समर्थकों को जिताने के लिए इस तरह की प्रथा को उन्होंने बढ़ाया। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा की शक्तियां और कार्य, कि इसकी कौन कौन सी प्रतिनिधि सभा की जो शक्तियां हैं वो क्या क्या हैं। प्रतिनिधि सभा में एक चीज़ और है कि अध्यक्ष, जो इसका अध्यक्ष होता है वह स्पीकर कहलाता है और यह पद अमेरिकी राजनीति में बहुत अधिक सम्मान का और महत्व का है। प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से दूसरे दर्जे पर समझा जाता है, इतनी उसकी इंपॉर्टेंस है। यदि किसी विशेष स्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त हो जाते हैं तो प्रतिनिधि सभा का जो स्पीकर है वह राष्ट्रपति के पद को धारण करता है ना। तो संविधान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो विधायी शक्तियां हैं वो किसको दी गई हैं? कांग्रेस को, और जिनका प्रयोग प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों ही समान रूप से करती हैं। तो इस प्रकार प्रतिनिधि सभा की जो मुख्य शक्ति है वो किससे संबंधित है? कानून निर्माण से, किंतु उसके अतिरिक्त भी उसके द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए जाते हैं जिनको हम देखते हैं, जैसे विधायी कार्य उनका है विधायी शक्तियाँ, दूसरा है कार्यपालिका शक्तियाँ, राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की शक्ति, न्यायिक शक्ति और अन्य शक्तियाँ उनको दी गई हैं। हम देखते हैं इसके अंदर विधायी शक्ति, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि विधायी शक्ति, कि इसकी विधायी शक्ति कौन सी है, कि संविधान के अनुसार कांग्रेस को सभी संघीय विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है और इस संबंध में उसके द्वारा संविधान में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त
अंतर्निहित विषयों पर भी कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। तो कानून निर्माण के संबंध में कांग्रेस के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त होती है। कोई भी विधेयक जब तक दोनों सदनों में पारित नहीं हो जाता वो कानून नहीं बनता है। वित्तीय विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं क्योंकि वो लोकप्रिय सदन है, और सीनेट में नहीं, किंतु सीनेट को इस विधेयकों में संशोधन करने का पर्याप्त अधिकार होता है। तो ऐसा लगता है कि संविधान निर्माता कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को उच्च स्थान देना चाहते थे, किंतु कालांतर में कानून निर्माण के क्षेत्र में भी सीनेट ने प्रतिनिधि सभा है उसके समकक्षी व्यवहार, और कभी कभी तो सीनेट और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। दूसरा संवैधानिक संशोधन की शक्ति दी है कि अमेरिकी कांग्रेस ने दोनों सदनों द्वारा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संविधान में संशोधन पारित करने का भी कार्य दिया जाता है। कार्यपालिका शक्ति है इसकी कि कार्यपालिका क्षेत्र में प्रतिनिधि सभा को 2 शक्तियां प्राप्त है। प्रतिनिधि सभा सीनेट के साथ मिलकर युद्ध की घोषणा कर सकती है, और इसके अतिरिक्त वह अपने स्थायी तथा विशेष समितियों के द्वारा संघीय सरकार के प्रशासन तथा संघीय न्यायपालिका की कार्यों की भी जांच कर सकती है। राष्ट्रपति के निर्वाचित करने की शक्ति का अधिकार भी है कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। परंतु यदि किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचन मंडल का पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित करती है। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत भी प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं संघीय अधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित करती है, जिसे सीनेट द्वारा निश्चित प्रक्रिया के आधार पर स्वीकार किए जाने पर संबंधित जो अधिकारी होता है उसको पदच्युत या पद से हटा दिया जाता है। इसके अलावा उनकी और भी कई शक्तियां हैं, जैसे अपने सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, किसी व्यक्ति को दंडित कर सकती है, व्यवहार से है ना मतलब किसको दंडित करती है कि जिसके व्यवहार से जो है सदन की कार्रवाई में कोई बाधा पहुंचती हो। प्रतिनिधि सभा को अपनी कार्यप्रणाली के संबंध में नियम निर्माण का भी अधिकार है, अपने सदस्यों के लिए योग्यताएं भी निर्धारित कर सकती है, चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय भी कर सकती है। यदि सदन 2/3 बहुमत से किसी सदस्य को दोषी ठहराए तो उसकी सदस्यता समाप्त भी की जा सकती है। तो ये तो हुई है आपकी व्यवस्थापिका में जो प्रतिनिधि सभा है ना, जो लोकप्रिय सदन जिसको कहते हैं, उसकी शक्तियों का। लेकिन ये माना जाता है कि प्रतिनिधि सभा है ना सीनेट से दुर्बल होती जा रही है ना। क्यों? क्योंकि विश्व के अन्य देशों में प्रथम सदनों की तुलना में भी प्रतिनिधि सभा काफ़ी कमज़ोर हो रही है। तो प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारणों को हम देखते हैं तो उसमें है जैसे कानून निर्माण में समान पदीय द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। क्या मतलब हुआ इसका? कि भारत और ब्रिटेन आदि देशों के संविधान में कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रथम सदन को है ना द्वितीय सदन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गई है। जैसे भारत के अंदर है ना लोकसभा को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गई है, किंतु अमेरिका में सीनेट को हर प्रकार के से प्रतिनिधि सभा के समान ही स्थिति प्राप्त है। और इंग्लैंड में लॉर्ड सभा एक साधारण विधेयक को भी अधिक से अधिक 1 वर्ष तक रोक सकती है, और अंतिम रूप से कानून निर्माण लोक सदन की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन अमेरिका में सीनेट की स्वीकृति के बिना प्रतिनिधि सभा कानून निर्माण के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकती। इसी तरह से देखिए प्रतिनिधि सभा को वित्तीय क्षेत्र पर भी एकाधिकार प्राप्त नहीं है। कैसे? कि सामान्यतः राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के प्रथम सदन को राष्ट्रीय वित्त पर एकाधिकार प्राप्त होता है, जैसे भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि सभी देशों में ऐसा है, और इसके कारण प्रथम सदन सर्वोपरि स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रीय वित्त पर भी एकाधिकार प्राप्त नहीं है। तो इस संबंध में सीनेट उसकी सहभागिनी है, और सीनेट वित्तीय विधेयकों को संशोधन कर सकती है, और उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी वित्त विधेयक पारित नहीं होता। तो इसमें भी सीनेट स्ट्रांग होगी, प्रतिनिधि सभा दुर्बल होगी। तीसरा कारण है कि अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापिका से ली जाती है, और वह व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। इसलिए वहाँ के राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल न तो कांग्रेस से लिए जाते हैं और न ही प्रतिनिधि सभा के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखने में नितांत असमर्थ है। फिर सीनेट की विशेष कार्यपालिका शक्ति देखिए आप कि विश्व में अनेक देशों में तो कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति प्रथम सदन को ही प्राप्त है, लेकिन अमेरिका में यह शक्ति किसको है? द्वितीय सदन यानी सीनेट को प्राप्त है। संविधान निर्माता संभवतः सीनेट को राष्ट्रपति की परामर्शदात्री समिति बनाना चाहते थे, और इसी कारण उनके द्वारा सीनेट को नियुक्तियों की स्वीकृति, संधियों की पुष्टि और विभागीय जांच ऐसे अधिकार प्रदान कर दिए गए। सीनेट को प्रदान की गई इस कार्यपालिका शक्ति के कारण अमेरिकी प्रशासन में जो सीनेट है वह विशिष्ट स्थिति को प्राप्त कर गया, जो ब्रिटेन और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में क्रमशः लोक सदन और लोकसभा को प्राप्त है ना। और सीनेट की इस कार्यपालिका शक्तियों के कारण प्रतिनिधि सभा का स्वाभाविक रूप से एक निर्बल सदन बनकर रह गया है। फिर वही है प्रतिनिधि सभा की अल्पावधि, क्योंकि जो कार्यकाल की दृष्टि से हम देखें तो प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल है
वह तो 2 वर्ष का होता है, जबकि ब्रिटेन और भारत में भी जो निम्न सदन है उनके कार्यकाल 5 वर्ष हैं, है ना। हमारे यहाँ लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इस अल्प कार्यकाल के कारण प्रतिनिधिगण सदा चुनाव की चिंता में ही ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि 2 वर्ष तो एकदम से निकल जाते हैं। चुनाव होता है, 2 वर्ष बीतने में टाइम नहीं लगता और अपने कर्तव्यों की पूर्ति की ओर वो ध्यान नहीं दे पाते। और इसके विपरीत सीनेट के सदस्यों को कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का, और सीनेट को स्थायित्व भी प्राप्त होता है और उसके सदस्य अधिक अच्छे रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। फिर विशाल आकार भी इसका एक कारण है ना। कैसे विशाल आकार? कि प्रतिनिधि सभा का जो विशाल आकार है, कठिन कार्यविधि और इसकी जो कार्यविधि है वो बहुत कठिन है, इसकी दुर्बलता के लिए उत्तरदायी है। कैसे? कि जबकि सीनेट में केवल 100 सदस्य हैं और प्रतिनिधि सभा में 435, क्योंकि वह जनसंख्या के आधार पर चुनाव होते हैं। अतः किसी भी विषय पर आवश्यक गंभीरता के साथ विचार वह नहीं कर पाती। सीनेट सदस्यों की तुलना में इस सभा के सदस्यों की भाषण की स्वतंत्रता भी बहुत सीमित है। वे जो कुछ कहना चाहते हैं उसे प्रतिनिधि सभा में रिकॉर्ड में छपवा दिया जाता है। अतः सदस्य वाद विवाद में विशेष रुचि नहीं लेते, है ना, क्योंकि छप जाता है तो देखते हैं कि हमारी किसी बात को छाप देंगे। और इन सब के कारण प्रतिनिधि सभा का जो वास्तविक कार्य है वो समितियों की गुप्त बैठकों में होता है। और प्रतिनिधि इससे भी क्या होता है कि प्रतिनिधि सभा का जो महत्व है वो कम हो गया, है ना। तो प्रतिनिधि सभा गुणात्मक दृष्टि से भी निर्बल है। जहाँ सीनेट के सदस्य देश के अनुभवी व वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और प्रसिद्ध विशेषज्ञ होते हैं, वहाँ प्रतिनिधि सभा के सदस्य साधारण श्रेणी के लोग होते हैं। प्रतिनिधि सभा के अल्प कार्यकाल, अपेक्षाकृत कम शक्तियों के कारण अधिक योग्य अनुभवी व्यक्ति सदन की ओर आकर्षित नहीं होते। और इसके विपरीत प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में क्षेत्रीय नियम का अनुसरण किया जाता है, स्थानीयता का जिस नियम जो हम कहते हैं, और परिणाम स्वरूप अनेक योग्य व अनुभवी व्यक्ति प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं बन पाते हैं। जबकि इस नियम के कारण एक विशेष चुनाव क्षेत्र योग्य उम्मीदवारों के अभाव में साधारण श्रेणी के उम्मीदवारों का चुनाव करता है। तो आप ये देखिए कि उसमें सीनेट की अपेक्षा, है ना, जो व्यक्ति होते हैं वो कम अनुभवी और कम योग्य होते हैं, क्योंकि वे उसकी अवधि के कारण, है ना, उसकी संख्या के कारण उस ओर जाना पसंद ही नहीं करते। लॉस्की ने लिखा है कि वह एक महान राष्ट्र के लिए अनुपयुक्त सदन है।